स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्षितिज के चैप्टर ख़त्म करने के बाद अब आगे बाद में क्षितिज पढ़ाएंगे। फ़िलहाल हमारे सिलेबस में जो वितान एक बुक है दूसरी, आज वितान के भाग 1 से चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें 2-3 चैप्टर हैं लेकिन थोड़े बड़े अध्याय होते हैं, ये बड़ी स्टोरी होती है। इसमें 2 या 3 या 4 चैप्टर हैं जो आपको एनुअल परीक्षा तक पढ़ने हैं। और इसके प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसके अध्याय को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। तो आज हम इसमें एक चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इस चैप्टर को बेटा ध्यान से पढ़ना। देखिए इसमें पाठ से ही प्रदर्शित हो रहा मेरे संग की औरतें, यानी जो लेखिका है वो भी महिला है और उसके संग की औरतें यानी उनसे रिलेटिव जो जुड़ी हुई महिलाओं की बात की गई है इस अध्याय में, इसलिए ध्यान से सुनना। महिलाओं से जुड़ा हुआ अध्याय है और स्टोरी में शॉर्ट में आपको इसका सारांश बता रहा हूँ जो आपके सामने संक्षेप में है। और अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें 10-12 पेज होंगे, जो लॉन्ग है, पढ़ने में टाइम लगेगा, परंतु आप उसे ज़रूर पढ़ना क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, यानी 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको लॉन्ग लिखना होगा। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना अति आवश्यक है। तो मैंने इस पाठ का सारांश शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी और परीक्षा में आने वाले प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार आप लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो मैं पढ़ता हूँ, तो इसे ध्यान से 1-2 बार आपको सुनना है वीडियो को। इसे उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में नहीं लिखना है आपको, केवल इस वीडियो को 2-3 बार सुनना है और आवश्यकता पड़े तो इसको जब चाहे जब आप सुन सकते हैं, परीक्षा से पहले भी। इसको सुनने पर आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, ये वीडियो नंबर 15 है, 16 वीडियो नंबर जो लेकर आऊँगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा। उसी प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे जो परीक्षा में आएंगे, इसलिए इसको आप अपनी कॉपी में नहीं उतारेंगे। प्रश्नोत्तर कॉपी में उतारने हैं, जो दूसरा वीडियो में लेकर आऊँगा वीडियो नंबर 16, वो आपको अपनी कॉपी में सारे प्रश्न उत्तर जो मैं लिख कर दूँगा वो सब उसी प्रकार उतार लेना जैसे इस पेज में लिखे हुए हैं। ठीक है छात्रों, तो मैं इसकी स्टोरी आपको समझाता हूँ, उसको सुनो। लेखिका की माँ की शादी होने से पहले, यानी मृदुला गर्ग की बात कर रहे हैं हम, लेखिका मृदुला गर्ग है ना, इसलिए उनकी माँ की शादी होने से पहले ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। किसकी नानी? मृदुला गर्ग। इसलिए वह अपनी नानी को न देख सकी, यानी जब नानी खत्म हो चुकी थी उसके पैदा होने से पहले, तो नानी को उन्होंने देखा ही नहीं था और न उनसे कहानी ही सुन सकी थी। कहते हैं ना नानी जी कहानी सुनाती हैं, तो नानी से कहानी नहीं सुनी उन्होंने कभी। बाद में नानी की कहानी सुनकर लेखिका को उसका मर्म समझ में आया, लेकिन बाद में उनकी जो कहानी थी सुनने को मिली तो उनका मर्म समझ में आया, यानी उसमें जो छुपा ज्ञान था उनके समझ में आया। लेखिका की नानी अनपढ़, अब देखिए अब उन अपनी नानी के बारे में बता रही हैं, क्या ही थी वो? अनपढ़। ये याद रखना, अनपढ़ पर्दा करने वाली यानी घूंघट करने वाली औरत थी, जिनके पति बैरिस्ट्री की डिग्री, यानी बैरिस्ट्री जानते हैं जो वकील होते हैं, वकालत की डिग्री विलायत से ली, यानी विदेश से ली थी, और विलायती ढंग से जीवन जीते थे, यानी वो वहीं का जीवन जीते थे, जैसे वहाँ पर वो गए थे वैसे ही जीने लगे थे। पर नानी इन बातों से बेअसर थी, यानी उनकी नानी, ये नाना की बात बताई है जो विलायत से पढ़कर आए, पर नानी इन बातों से बेअसर थी, यानी नानी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, चाहे वो विलायती ढंग से जिए उनके नाना या कैसे ही, वो सामान्य जीवन जीती थी और अपनी इच्छा का इजहार पति से नहीं किया। कभी भी उनके मन में कोई बात होती थी तो वो अपने पति से नहीं बता पाती थी। मृत्यु को निकट जानकर, जब उनकी नानी की मृत्यु करीब थी, यानी मृत्यु शैया पर थी, यानी मरने वाली थी, तो जब उन्हें यह पता लगा तो वह लेखिका की माँ की शादी, किसकी शादी? यानी उनकी माता, यानी नानी की बेटी तो हुई उनकी माँ, तो माँ की शादी को सोचकर
मुँह जोर हो उठी, यानी उस बेटी की शादी को सुनकर वो थोड़ी सोचकर मरते समय यानी मरने वाली थी तो वो मुँह जोर हो गई। मुँह जोर यानी तब जाकर वो थोड़ा सा उन्होंने संघर्ष किया अपने पति से, और उन्होंने अपने पति के मित्र यानी उनके जो नाना थे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, यानी उनके जो मित्र थे उनका क्या नाम था, प्यारेलाल शर्मा, से मिलकर कहा कि उनकी बेटी के लिए वर वे स्वयं तय करें। तो यानी अपने पति से ना कहकर उनके मित्र से कहा कि आप बेटी के लिए वर देखें, यानी दूल्हा आज़ादी का सिपाही, और क्या कहा, आज़ादी का सिपाही हो वो। इससे लेखिका को उनके आज़ादी के जुनून और आज़ादी ख्याली का पता चला, यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी जो नानी थी वो आज़ादी का जुनून था उनके अंदर, आज़ादी के ख्याल का पता चला, यानी वो आज़ादी के लोगों को बहुत महत्व देती थी जो आज़ादी के सिपाही थे। वे अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीती रहीं। अब आगे देखिए, नानी की इच्छानुसार उसकी माँ की शादी, किसकी माँ की, लेखिका की, एक पढ़े लिखे होनहार परंतु गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई। यानी उन्होंने जो एक क्या करा, शादी हो गई पढ़े लिखे होनहार परंतु एक गरीब आदमी था, सिपाही था, उससे। इस प्रकार वे सादा जीवन जीने को विवश थीं। कमजोर शरीर वाली माँ रात में जागकर, अभी अपनी माता के बारे में बता रही हैं, कौन, लेखिका, तो वो क्या थी, सादा जीवन जीने लगी, क्योंकि जैसे व्यक्ति से शादी हुई वैसा ही उन्होंने अपने आप को अपना लिया था। कमज़ोर शरीर वाली थी उनकी माता, कैसी थी, कमज़ोर शरीर वाली। माँ रात में जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी, क्योंकि अब शादी होकर आ गई थी तो वो साड़ी पहनने आती नहीं थी, तो रात को क्या करती थी, वो खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी, क्योंकि उन्हें दिन में साड़ी पहननी पड़ती थी। अब देखिए, घर में नाना की साहिबी का पर्याप्त असर था, यानी जो घर था उनका, घर में नाना की क्या साहबी चलती थी, क्योंकि वो बाहर से विदेश से पढ़कर आए थे बैरिस्ट्री। किंतु आन बान शान वाले साहब ने अपनी लड़की सौंपी भी तो एक गरीब होनहार आज़ादी के सिपाही को, यानी ऐसा कहा जाता कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी, एक गरीब होनहार आज़ादी के सिपाही को। और लेखिका कहती हैं माँ अपनी, यानी अब लेखिका किसके बारे में बता रही है, अपनी माँ के बारे में, खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता, यानी उनके अंदर क्या थी, खूबसूरती थी, नज़ाकत थी, ईमानदारी थी और निष्पक्षता, यानी वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेती थी, निष्पक्ष बातें करती थी। जैसे गुणों के कारण परिजात से भी अधिक जादुई लगती थीं। काम करने की तो उनसे कोई नहीं कहता, मतलब जब वो थी उनकी माँ से कोई काम की नहीं कहता, पर हर काम में उनकी राय लेकर उसका पालन अवश्य किया जाता था, यानी जब कोई काम किया जाता था उनसे राय जरूर ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वे न घर के काम करती थी, या क्यों नहीं करती थी, क्योंकि उनके कोई बीमारी थी और वो रुचि नहीं लेती थी, इस कारण वो घर के काम नहीं करती थी, और न बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी, बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती थीं। ये अपनी माँ के बारे में बता रही हैं। या क्या करती थी, वो संगीत सुनती रहती थी। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, यानी उनका बहुत मान सम्मान करते थे उनकी माता का, लेखिका की, क्योंकि न वे झूठ बोलती थीं और न ही वे किसी को की गोपनीय बात किसी दूसरे से कहती थीं। अगर कोई उन्हें बात बता दे तो ऐसा नहीं था वो इधर की उधर कहेंगी, बस वो अपने अंदर रखती थीं। इस कारण उन्हें घर में आदर, ये कारक लिख गया है, कारण है ये, इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों को दोस्ती मिली हुई थी। वे बच्चों की भी दोस्त थीं, यानी वो सबको बड़े प्यार से बातें किया करती थी, समाधान किया करती थी, सबके साथ प्रेम भाव से रहती थी। अब देखिए, तो ये तो उन्होंने अपनी माँ नानी के बारे में बताई पहले बात, और फिर किसकी बताई, अपनी माँ, यानी उन्होंने दो महिलाओं की जानकारी दी। अब देखिए आगे, अब बात कर रही है वो अपनी दादी की, ठीक है। अब दादी की बात कर रही है तो लेखिका की परदादी, यानी दादी की भी दादी, परदादी भी लीक से हटकर थी उनकी। उन्होंने सामान को एकत्र नहीं किया, यानी वो कभी सामान इकट्ठा नहीं किया करती थी, वे फालतू सामान को क्या कर देती थी, दान कर देती थी, यानी जो एक्स्ट्रा सामान होता था वो किसी को, गरीब को या दान में दे देती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब अपनी बहू, यानी उनकी जो माँ, यानी लेखिका की जो माँ थी,
जब वो बहू बनकर आई तब उनकी परदादी ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। अपनी बहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। यानी अब आप देखिए, यानी लड़की की मांग कर रहे हैं, नहीं तो सब किसकी मांग करते हैं, लड़के की। लेकिन उन्होंने किसकी, परदादी ने मन्नत मांगी कि हमारे लड़की हो। और यह बात सबको बता भी दी। उनके बार बार मंदिर में यह दुआ मांगने का असर यह हुआ कि भगवान भी अफरा तफरी में आ गए, क्योंकि भगवान को लगा कि भाई ये तो रोज हमसे लड़की की मांग करनी है। यानी भगवान को भी अफरा तफरी में आ गए और घर में 5 कन्याएं एक के बाद एक पैदा हुई। यानी कहने का मतलब लेखिका के घर में लेखिका और उनकी बहन कुल मिलाकर कितनी लड़कियां पैदा हुई, 5। अब आगे देखिए। अब एक बार की बात है, ये मैंने संक्षेप में लिखा है, शॉर्ट में है। पूरी किताब आप पढ़ेंगे तो, यानी पूरी किताब का अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी आपको। तो इसको ज़रा एक बार आप ध्यान से पढ़ना। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसलिए तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं। आगे देखिए। अब एक दिन क्या हुआ, उनके ही परिवार में हवेली के मर्द बारात में किसी दूसरे गांव गई। तो आप जानते हैं जब शादी होती है, पहले क्या था, अब तो महिलाएं भी बारात में जाती हैं। पहले क्या था, महिलाएं जाया करती थी, नहीं पुरुष जाया करते थे, और महिला घर पे रत जगा करती थी, गीत भजन गाया करती थी घर पे रात को। तो ये जब की बात है, यानी हवेली के मर्द यानी जो पुरुष लोग थे वो तो बारात में गए थे किसी दूसरे गांव, और औरतें क्या कर रही थी, रत जगह मना रही थी। इस शोर में एक चोर ने जाने कब हवेली में घुस गया। यानी रात को एक चोर न जाने कब हवेली में घुस गया, यानी उनके घर में आ गया। कोई जान न सका, यानी उसे कोई जान न सका जब वो अंदर घुसा। शोर से बचकर माजी दूसरे कमरे में सोने चली गईं। यानी माजी कौन, उनकी परदादी, यानी माँ की मतलब माँ की सास। तो गलती से चोर भी उसी कमरे में घुसा जहाँ वो उनकी दादी गई थी। उसके कदमों की आहट से माँ जी की नींद खुल गई। जैसे जैसे वो ऊपर गई तो उन्हें लगा कि शायद कोई नीचे से लड़की या कोई पीछे आ गई है, कुछ मुझे देखने की, अम्मा कभी कोई दिक्कत हो गई हो, चढ़ा वो ऊपर गई थी ना, तो सोने के लिए उन्होंने सोचा मैं ये कर रही हैं लड़कियां हैं, करती रहेंगी अपना भजन गीत गाती रहेंगी, तो मैं चलूँ सोऊं आराम कर लूँ। तो जैसी वो माँ दादी आराम करने के लिए गई तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई लड़की मुझे छोड़ने के बहाने ऊपर आई है, लेकिन उन्हें क्या पता था वो चोर है। लेकिन अब आगे देखिए, माँ जी ने पूछा कौन, चोर के यह बताने पर कि मैं चोर हूँ। तो चोर ने, जब माँ ने पूछा कौन, तो उसने चोर ने कहा मैं चोर हूँ। माँ जी ने उसे कुएं से एक लोटा साफ पानी लाने को कहा। यानी उन्होंने अनसुना सा कर दिया, और उन्हें लगा, उस चोर ने लगा कि इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ले बेटा, उन्होंने सोचा कि किसी लड़की को समझ रहे हैं ये, नीचे से कोई आई है। तो एक लोटा साफ पानी लाने को कहा। कुएं पर पानी भरते चोर को पहरेदार ने पकड़ लिया। अब जो पानी लेने गया तो पहरेदार ने पकड़ लिया। माँ जी ने आधा पानी खुद, यानी ये तो स्टोरी ये थी, लेकिन वो फिर भी उससे कैसी छुटा के क्या हुआ, वो वापसी आया। कहा माँ जी के पास, तो माँ जी ने आधा पानी उससे कहा ला बेटा पानी दे, तो वो पानी लेकर आया चुप। और माँ जी ने आधा पानी खुद पीकर बाकी पानी चोर को पिलाकर कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने आधा पानी पिया, आधा तूने मेरा झूठा पिया है, अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। तो उसने चोर से कहा, तो चोर को पता लगा कि तो माँ जी मुझे जानती है, ने पता लग गया कि मैं चोर हूँ। तो चोर चोरी करना छोड़कर क्या करने लग गया, खेती करने लगा। देखिए यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि चोर को कितना डंडा बजाया जाता, पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उससे कहती है चोरी मत करना, लेकिन वो फिर भी यही काम करता है। लेकिन जो माँ जी थी, माता जी थी, उन्होंने बिना मारे पीटे फटकारे उस चोर को सही रास्ते पर ला दिया। तो एक बहुत अच्छी सीख हमें यहाँ मिली। अब आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने का जब जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। यानी लेखिका को खुद, अब उसकी बात चल रही है, मृदुला गर्ग। उसके लाख रोने पर भी उसे इंडिया गेट जश्न में नहीं जाने दिया गया। तो यानी उनके जो पिताजी थे, उन्हें क्या इंडिया गेट पर जश्न मनाया जा रहा, सब लोग वहाँ जा रहे थे, तो इन्हें नहीं जाने दिया, क्योंकि इनको क्या टाइफाइड था। टाइफाइड में घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए उनको बाहर नहीं जाने दिया। उसके पिता ने उससे ब्रदर्स का राम जोब, यानी एक ब्रदर्स का राम जोब एक पुस्तक थी नामक उपन्यास, यानी उनको दिया पढ़ने के लिए कि आप पढ़ते पढ़ते
अब वो उसे क्या करा, पहले तो गुस्से में थी मुझे नहीं ले जा रहे, परंतु उसने क्या देखा, जब वो चले गए तो उन्होंने उपन्यास दिया तो उसे देखते पढ़ते पढ़ते वह रोना धोना भूल गई, यानी वो उसमें पढ़ने में रम गई। कुछ अच्छी बातें मिली होंगी उन्हें। आगे देखिए, अब आगे, अपनी परदादी की तरह ही लेखिका की चारों बहनें भी लीक से हटकर चलती रहीं, यानी और एक तो वो खुद थी, 4 बहन और थी उनकी, तो चारों बहन भी अलग लीक से हटकर चलती रहीं। सबसे बड़ी बहन, जिसका बाहर का नाम मंजुल और घर का नाम था रानी, यानी अब देखिए नाम मंजुल और घर पे रानी, ने शादी के बाद लिखना शुरू किया। यानी उसने क्या किया, शादी के बाद लिखना शुरू किया था मंजुल ने, लिखना मतलब राइटर बनी। अपना नाम मंजुल भगत रख दिया, जिससे शादी भगत जोड़ते हो तो मंजुल भगत रखा। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी। अब ये ध्यान रखना कौन से नंबर की थी, ये दूसरे नंबर की, जिसने स्वयं भी शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। यानी पहले नंबर की बता दी, दूसरे नंबर पे कौन थी, मृदुला गर्ग, स्वयं लेखिका, इन्होंने भी लिखना शुरू किया। पहले कौन थी, नंबर 1 मंजुल भगत। आगे देखिए, लेखिका और उसकी बहन को नाम बदलकर लिखने के कारण पोंगापंथी या घर घुस जैसे शब्द भी सुनने को पड़ते थे, क्योंकि वो जब लिखा करती थी ना तो घर में रहती थी, जैसे लिखा करते जब क्या घर घुस्सू यानी घर में ही रहती है, तो इसे बहुत सारे नाम सुनने पड़े। लेखिका के बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन से बची रहीं, यानी उन्होंने नहीं लिखा, लेखन में नहीं आई, राइटर नहीं बनी, रेणु और चित्रा। सबसे छोटी बहन अचला, जो अंग्रेजी में लेखन कार्य करने लगी, यानी सबसे छोटी का क्या नाम था, अचला, वो क्या किस में लिखने लगी, अंग्रेजी में। और सबसे छोटा भाई राजीव, यानी 6ठे नंबर पर कौन पैदा हुआ उनका, भाई राजीव, वो हिंदी में लेखन कार्य करने लगा, यानी 6ठा भाई हिंदी लिखने लगा। अब आगे देखिए, लेखिका की छोटी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए जैसे तैसे बीए कर लिया। तीसरी बहन रेणु खुद काम दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, इसलिए उसके अंक अच्छे नहीं थे। वह दृढ़ निश्चयी थी और एक लड़के को पसंद कर अपनी शादी का ऐलान करके बाद में उससे शादी कर ली थी। सबसे छोटी अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लेकर पिताजी की पसंद से शादी की और बाद में लेखन कार्य में संलग्न हो गई। तो आपके समझ में आ रहा होगा, हर एक बहन के बारे में यहाँ बताया, नहीं सारी महिलाएं हैं, नानी, दादी और क्या नाम है उनकी माँ। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये नहीं, उन्होंने कहा मेरे संग की औरतें, यानी औरतों के बारे में सारा बताया। आगे देखिए, शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा, यानी खुद लेखिका की बात हो रही है। वहाँ उसने शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल में कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। यानी वहाँ बाढ़ आ गई थी तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे नाटक करके पैसा इकट्ठी करती थी और उन्हें गरीबों को दिया करती थी। तो एक अच्छा सामाजिक कार्य उन्होंने किया। आगे, कर्नाटक जाने पर लेखिका ने छोटे से कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोलने की कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, पर क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। क्योंकि उन्हें वो वहाँ पर क्रिश्चियन की संख्या कम थी। इसलिए लेखिका ने अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। यानी देखिए कितना संघर्ष किया। इस प्रकार लेखिका के जिद्दीपन का पता चलता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लगता है कि वह अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती है। यानी रेणुका ने बहुत कुछ किया था। अब आप देखिए रेणुका के बारे में यहाँ बताया थोड़ा। एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश होने के बाद जगह जगह पानी भर गया था, यातायात ठप था, यानी आने जाने का रास्ता नहीं था। रेणु को उसके स्कूल से जब कोई लेने नहीं आया तो सबके मना करने पर भी वह पैदल ही 2 मील स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। यानी देखिए अपने कार्य के प्रति कितनी समर्पित थी। यानी 2 मील गई और स्कूल बंद था, फिर वहाँ होकर लौट कर आई। लेखिका सोचती है कि उस दिन का रोमांच कैसा रहा होगा। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना, इस अकेलेपन का मजा कुछ और ही था। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा बेटा, ये वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, 19 मिनट का हो चुका है, इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो। इस जो ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है, प्रयास करना कि आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह मैंने संक्षेप में बताया है। जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरी स्टोरी आपकी समझ में अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। ठीक है छात्रों, तो आपका वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।